बच्चों, हम 12वीं कक्षा की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 3 आव्यूह, जिसे मैट्रिक्स भी कहते हैं, पढ़ रहे हैं। आज के इस भाग में हम प्रश्नमाला 3.4 के उदाहरणों को देखेंगे बच्चों। तो देखिए 3.4 में क्या अपने को प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा ए इनवर्स को ज्ञात करना है। अब ए इनवर्स की व्याख्या पहले करते हैं कि किस प्रकार से। मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स है ए, और ए मैट्रिक्स में कुछ अवयव है 5, 1 यहाँ पर ले लिया आपने, 4 और 1, ये एक मैट्रिक्स है ए। अब देखेंगे बच्चों, इसका हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। क्या? ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। और एक मैट्रिक्स बी ले लिया आपने कि जिसकी वैल्यू है 1, 5 एंड -1, -4। इस तरह से एक मैट्रिक्स बी है। अब देखेंगे ए और बी का गुणनफल कितना आता है। ए और बी का गुणनफल देखेंगे तो ए मैट्रिक्स 5, 1, 4, 1 एंड बी मैट्रिक्स है आपका 1, -1, -4, 5। हम गुणा करते हैं, प्रथम पंक्ति को प्रथम स्तंभ से करेंगे तो देखिए 5 गुणा 1 कितना हो जाएगा 5, 1 का गुणा -4 से -4, पहला अवयव मैट्रिक्स का ये बनने वाला है। उसके बाद 5 का -1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा -5, 1 का 5 से करेंगे ये आपका 5 हो जाएगा। आगे आप देखेंगे दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से 4 गुणा 1 आपका 4 और 1 का -4 से -4। आगे देखें तो आप 4 का -1 से करेंगे तो -4 और 1 का 5 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा +5। बच्चों, ये मैट्रिक्स क्या प्राप्त हुआ? ये मैट्रिक्स आपको प्राप्त हुआ 1, 0, 0, 1, यानी कि ये एक आइडेंटिटी आई मैट्रिक्स प्राप्त हो गया, जिसको आप इकाई मैट्रिक्स कहते हैं। 2 ऑर्डर का है तो I2 बोल देते हैं। तो देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपको क्या मिला? I। तो यहाँ पर 2-3 बातें देखने लायक हैं। जब कोई मैट्रिक्स किसी अनोदर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो और सामने आपका इकाई मैट्रिक्स आ जाए तो b का a से गुणन करने पर भी I आएगा, यानी कि ab की वैल्यू अगर I आती है तो फिर ba की वैल्यू भी कितनी आएगी? I। ये आपको ये प्राप्त होता है, आपने सिद्ध किया। तो देखिए जब ऐसा होती है बात इंप्लाइज क्या होती है यहाँ से, दो इसको बोलते हैं गुणन के लिए तत्समक अवयव, तत्समक यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका। तत्समक सामने अवयव, तत्समक अवयव तभी आ सकता है जब कोई मैट्रिक्स या कोई अवयव अपने इनवर्स से मल्टीप्लाई हो। तो यहाँ से ये बात निकल कर आती है कि जो पहला मैट्रिक्स है ए, उसका जो इनवर्स होगा वो बी होगा, या मैं ये कह सकता हूँ या बी का इनवर्स क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ये दोनों बातें आपके सामने आती हैं, यानी कि ए इनवर्स इक्वल टू बी, दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हों और सामने तत्समक आ जाए और विलोम तो अपने आप सत्य हो ही जाएगा। तो ए इनवर्स की वैल्यू दूसरा मैट्रिक्स या बी इनवर्स की वैल्यू पहला मैट्रिक्स आ जाता है। तो ये बात आपकी सीखने वाली थी। तो हम यहाँ पर आगे देखते हैं कि किसी मैट्रिक्स ए को जब आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। देखिएगा, आपने ए मैट्रिक्स क्या लिया था? ए मैट्रिक्स 5, 1 और 4 और 1 इस तरह से लिया था। तो ए को आप आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही आ जाएगा। देखिएगा, किसी भी मैट्रिक्स को 5, 1, 4, 1 को तत्समक अवयव बोल दूं या फिर इकाई मैट्रिक्स बोल दूं, 1, 0, 0, 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो देखिएगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 5 एकम 5, 5, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 5 का 0 से 0, 1 का 1 से 1, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 4 का 1 से 1 का 0 से कितना बना? 4 बना। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 4 का 0 से 1 का 1 से कितना बना? 1। आप देख रहे हैं बच्चों, आगे ए ही आ गया, यानी कि आपने ए से आई को मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि ए आई इक्वल टू ए, और अगर आप आई को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपकी दूसरी बात। तो यहाँ देखने वाली बात है, किसी भी मैट्रिक्स को तत्समक अवयव से या आप इकाई मैट्रिक्स बोल दें, इकाई मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका ए ही आ जाता है। आई गुणन की संक्रिया के दौरान उस पर कोई प्रभाव नहीं डालता, मतलब उसको बदल नहीं पाता है, इसीलिए वो तत्समक अवयव कहलाता है। तो यहाँ से अपन बात करें कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स आपको ज्ञात करना हो तो देखिए, अगर आई हो और आई के इक्वल टू ए इंटू बी लिखा हुआ हो तो विलोम तो अपने आप ही सत्य हो जाएगा। आप कहेंगे इस ए का इन्वर्स तो कौन है? बी, और बी का इन्वर्स कौन है? ए। अपन इस तरह का
जो ये प्रक्रिया है, इसको प्रारंभिक जो आपका रूपांतरण है या प्रारंभिक संक्रियाएं हैं, उनसे इस बात को सिद्ध करेंगे। देखिए आगे कैसे। किसी अवयव पर 6 प्रकार की संक्रियाएं या रूपांतरण बोल दिया जाता है किए जा सकते हैं, जिनमें से 3 पंक्तियों पे और 3 स्तंभों पे, जिन्हें प्रारंभिक संक्रियाएं या रूपांतरण कहते हैं। तो ये बात है अवयव पर प्रारंभिक संक्रिया की। प्रारंभिक संक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं बच्चों? 6 प्रकार की होती हैं। 3 तो स्तंभों पे लागू होती हैं और 3 पंक्तियों पे लागू होती हैं। यहाँ बात समझने वाली है कि जब पंक्तियों की आप प्रारंभिक संक्रियाएं करेंगे तो फिर आप स्तंभों की उस समय बीच में नहीं करेंगे। अगर आप स्तंभों पे संक्रियाएं करना चाहते हैं तो बीच में आप पंक्तियों की संक्रियाएं नहीं करेंगे। ये विशेषकर ध्यान रखेंगे इन क्वेश्चंस को करने के लिए। आगे बात करते हैं वो संक्रियाएं किस प्रकार की होती हैं। देखिए 3 संक्रियाएं इस प्रकार है कि किन्हीं भी 2 पंक्तियों को आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है। एक तो ये संक्रिया होगी आपकी। किसी भी पंक्ति को किसी अदिश राशि से गुणा किया जा सकता है प्रारंभिक संक्रिया के अंतर्गत। और तीसरी ये कि किसी पंक्ति में किसी अन्य पंक्ति को अदिश राशि से गुणा कर कर जोड़ा या घटाया जा सकता है। ये 3 प्रकार की संक्रियाएं मैंने जो पंक्तियों पे बताई हैं वही स्तंभों के लिए भी लागू होती हैं। पहली संक्रिया क्या? 2 स्तंभों यानी C1 और C2 को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरी बात मतलब C1 की जगह C2 लिख सकते हैं, C2 की जगह C1 लिख सकते हैं। इसका नोटेशन क्या है? जैसे R1 इंटरचेंज मतलब दोनों तरफ एरो और R2 लिख दिया। ये नोटेशन क्या है? R1 की जगह R2 लिख दिया गया है और R2 की जगह R1 लिख दिया गया है। दूसरा, आपने देखा कि मैं किसी भी पंक्ति में अदिश राशि का भाग या गुणा कर सकता हूं, तो मैं इसको चेंज कर सकता हूं K इंटू R1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी प्रारंभिक संक्रिया की एक विधि होगी। ये पहली, ये आपकी दूसरी। तीसरी क्या कि किसी भी संक्रिया RI बोल दो या R1 बोल दो, R1 को मान लो मुझे चेंज करना है तो R1 में किसी अन्य पंक्ति को अदिश राशि से गुणा कर कर जोड़ा या घटाया जा सकता है, तो KR2 कर सकता हूँ। ये इस प्रकार की संक्रियाएं हो गई। तो पहले अपन पढ़ते हैं किन्हीं 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों पर परस्पर विनिमय। वही बात आ गई। C1 इंटरचेंज का साइन दोनों तरफ एरो का ये, और C2 इसका मतलब हुआ C1 की जगह C2 लिखा जाएगा, यानी प्रथम स्तंभ की जगह द्वितीय स्तंभ और द्वितीय स्तंभ की जगह प्रथम स्तंभ। इसका अर्थ क्या है? प्रथम पंक्ति की जगह द्वितीय पंक्ति और द्वितीय पंक्ति की जगह प्रथम पंक्ति। ठीक है बच्चों, ये किसी IV JV पंक्तियों के विनिमय को इस प्रकार नोटेशन किया जाता है। RI इंटरचेंज बाई RJ, R1 इंटरचेंज बाई R2, दोनों का मतलब एक ही हुआ। ये IV पंक्ति को JV पंक्ति से इंटरचेंज कर दिया है बच्चों ने। आगे बात करें, IV तथा JV स्तंभों के विनिमय को CJ और CJ से इंटरचेंज कर दिया, मतलब CI की जगह CJ लिख दिया और CJ की जगह CI। जैसे कि ये मैंने बताया C1 इंटरचेंज बाई C2, यहाँ कहा जा रहा है CI इंटरचेंज बाई CJ। तो ये आपका पहला रूल हो गया किसका? प्रारंभिक संक्रिया का। दूसरे रूल की बात करते हैं। दूसरे रूल में क्या बताया? किसी भी पंक्ति में किस भाग दिया जा सकता है, किसका? या गुणा किया जा सकता है किसी अदिश राशि से। अच्छा, उससे पहले अपन एक उदाहरण देख लेते हैं जो आपने किया। R1 इंटरचेंज बाई R2 का प्रयोग कर रहा हूं। ये मैट्रिक्स है आपका A प्रारंभिक संक्रियाओं के दौरान। ठीक है, R1 कौन सी है? ये R1 है, ये R2 दूसरी पंक्ति, ये R3 पंक्ति, ये C1 प्रथम कॉलम, ये C2 द्वितीय कॉलम, ये C3 तृतीय कॉलम। ये आप भली भांति जानते हैं। मैं ऑपरेशन लगाना चाहता हूं R1 इंटरचेंज बाई R2, तो R1 की जगह 1 2 1 की जगह ये दूसरी R-1√3 1 लिख दूंगा, तो ये अवयव ऊपर लिख दूंगा और ये अवयव नीचे लिख दूंगा। तो देखिए पहली पंक्ति अब कौन बन गई है? इंटरचेंज करने के बाद R2 बन गई है। R2 में क्या है? -1√3 1। देखो -1√3 और 1 पहली पंक्ति में लिख दिए गए। अच्छा, R1 किसकी जगह चली गई है? R2 की जगह। ये इंटरचेंज का साइन यही कहना चाहता है। तो 1 2 1 1 2 1, तीसरी को छेड़ा नहीं गया है। 5 6 7 अपनी यथावत जगह पे रहेंगे। इस तरह से आप कोई ऑपरेशन लगा सकते हैं। अच्छा, बच्चे कहें C1 इंटरचेंज करना चाहें C2 से, तो ऐसा ऑपरेशन कैसे करेंगे? देखिए आप कर देंगे A के अंदर। किस तरह से कर देंगे? आप 2√3 यानी कि C2 को
C1 की जगह पुट कर देंगे, यानी 2√3 6 आपने C2 लिख दिया C1 की जगह, और C1 को C2 की जगह यानी कि 1 -1 5, और C3 को कहीं भी चेंज नहीं किया है तो 1 1 7 आपका ये रूपांतरण C1 इंटरचेंज बाई C2 का हो गया, ये रूपांतरण R1 इंटरचेंज बाई R2 का हो गया। तो प्रारंभिक संक्रिया का जो पहला मेथड है आपने सीख लिया। दूसरे की बात करते हैं। किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को एक शून्य से गुणा नहीं किया जा सकता, क्योंकि फिर तो सारे अवयव 0 हो जाएंगे। शून्यतर संख्या से, शून्यतर का मतलब होता है शून्य को छोड़कर किसी अदिश राशि से गुणन करना। कैसे गुणन करते हैं? मान लीजिए k है, k नॉट इक्वल टू 0 है, k से आप गुणा कर सकते हैं। नोटेशन कैसे आएंगे? जैसे R1 को गुणा करना चाहता हूँ k से, तो k इंटू R1 को चेंज किया गया, ये तीर का निशान जो आपको लिख रहा है एरो का, ये क्या कहेगा? R1 को चेंज किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है? k से मल्टीप्लाई करके किया जा रहा है। मैं कहूँ C1 को चेंज किया जा रहा है, किससे? 5 से मल्टीप्लाई करके चेंज किया जा रहा है। इस नोटेशन का मतलब ये हुआ। मैंने कहा C3 को चेंज किया जा रहा है, तो नोटेशन देखिए 1/5 से मल्टीप्लाई करके C3 को चेंज किया जा रहा है। इसका मतलब हो गया C3 के सारे अवयवों को 5 से डिवाइड किया जा रहा है। C3 मतलब तीसरा स्तंभ। इसका एक उदाहरण देखते हैं बच्चों। पहले एक बी मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स में आपके ये 3x3 का मैट्रिक्स है। आपको नोटेशन दिया जा रहा है R1 को चेंज किया गया 1/2 इंटू R1, यानी कि R1 में, R1 का मतलब क्या हुआ? पहली पंक्ति। इसके सभी अवयवों में 2 का भाग दे देना है। तो देखिए 1 की जगह 1/2, 1 में 2 का भाग दिया, 2 में 2 का भाग दिया, 1 आ गया, 1 में 2 का भाग दिया, 1/2 हो गया। बाकी सब वैसे के वैसे अवयव आ जाएंगे, क्योंकि उनको कहीं भी किसी भी तरह से चेंज नहीं किया गया है। तो इस नोटेशन का मतलब समझे। आप इस तरह का भी कर सकते हैं कि C2 चेंज कर रहे हैं। कैसे चेंज कर रहे हैं? 2 इंटू C2, इस तरह से चेंज कर रहे हैं। अदिश राशि जो शून्यतर है, शून्य को छोड़कर कोई अदिश राशि से गुणा कर रहे हैं। अब C2 क्या है आपका? ये रहा C2। क्या बन जाएंगे? ये 4 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा, ये 12 बन जाएगा। 2 से गुणा करना है C2 को। तो ये सेकंड आपका ऑपरेशन हो गया, कौन? एलिमेंट्री ऑपरेशन, जिसको बोलते हैं प्रारंभिक संक्रिया का रूप। तीसरा देखिए, तीसरा ऑपरेशन क्या कर सकते हैं आप? आपको जैसा बताया था कि आरवीं पंक्ति में कोई भी आईवीं पंक्ति है R, उसमें दूसरी जेवीं पंक्ति है, उसको k से गुणा करके जोड़ या घटा सकते हैं। यही काम आप किसके लिए कर सकते हैं? कॉलम के लिए, स्तंभों के लिए कर सकते हैं। उदाहरण लेते हैं, आप इस बात को समझ पाएंगे। देखिए एक बी मैट्रिक्स है आपके पास, आपको ऑपरेशन लगाना है। R1 को चेंज किया, R1 को चेंज किया, तो जैसे ही R1 को चेंज करते हैं उसके आगे एरो लग जाता है। क्यों? हम ये बताना चाहते हैं यहाँ पे कि R1 को चेंज किया जा रहा है। अब हम बताएंगे कि R1 को कैसे चेंज किया जा रहा है। तो हम R1 के साथ ऑपरेशन कर रहे हैं चेंज करने के लिए। क्या? आप R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हो, तो आप कहेंगे प्लस दूसरी पंक्ति के अवयवों को, कौन सी पंक्ति? दूसरी पंक्ति R2 के 2 से गुणा करके R1 में जोड़कर R1 को चेंज किया जा रहा है। इसका मतलब, नोटेशन का मतलब ये हुआ। अब देखिए R1 की जगह क्या बनेगा? R1 + 2R2 लिखा जाएगा, यानी दूसरी पंक्ति R2 ये रही आपकी, R1 ये रही। तो इस R2 के अवयवों को 2 से गुणा कर इन ऊपर वाले अवयवों में जोड़ दिया जाएगा। -1 को 2 से गुणा करेंगे -2, और 1 में जोड़ा तो कितना बना? -1। लेकिन चेंज किसको किया जा रहा है? R1 को ही चेंज किया जा रहा है। ठीक है, 2 को 2 से गुणा किया 4, और 2 में जोड़ दिया, कितना बन गया? 6। इस नोटेशन के हिसाब से या इसके हिसाब से 2 से गुणा किया 1 को, तीसरे अवयव को, तो कितना बना? 2, और इस 1 में जोड़ दिया, कितना हो गया आपका? 3। तो मैंने 3 लिख दिया। देखिए चेंज R1 को किया गया है, इसलिए R2 बिल्कुल वही रहेगी, -1 2 1 -1 2 1। R3 को भी चेंज नहीं किया गया, यानी कि 5 6 7 5 6 7। तो ये 3 नियम आपने पढ़े प्रारंभिक संक्रिया के, एलिमेंट्री आपके ऑपरेशंस के नियम। ये स्तंभों पे भी लग सकते हैं और आपके पंक्तियों पे भी लग सकते हैं। आपको विशेष ध्यान किस बात का रखना है? अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम आप अगर पंक्तियों का ऑपरेशन कर रहे हैं तो बीच में स्तंभों का ऑपरेशन बिल्कुल नहीं करें।
और यदि स्तंभों का ऑपरेशन कर रहे हैं तो सिर्फ स्तंभों के ऑपरेशन से ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेंगे, पंक्तियों का ऑपरेशन बीच में नहीं होगा। ये इसमें नोट करने वाली बात है, नहीं तो आपका इन्वर्स फाइंड आउट नहीं होगा किसी मैट्रिक्स का। तो और वर्ग मैट्रिक्स पे ही अप्लाई होते हैं, क्योंकि इन्वर्स निकल सकता है सिर्फ और सिर्फ वर्ग मैट्रिक्स का। मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, अपनी बात हो रही थी स्टार्टिंग में, वो बात ये हो रही थी कि I इक्वल टू, अगर दो मैट्रिक्स का गुणा लिखा हुआ है I इक्वल टू AB, तो मैं यहाँ से इम्प्लाइज कर दूंगा कि A इन्वर्स, A का इन्वर्स कौन है, B है आपका। और मैं ये भी इम्प्लाइज कर सकता हूँ कि B का इन्वर्स कौन है, A है आपका। ये दोनों ही बातें यहाँ से आपके सामने निकल कर आती हैं, लेकिन सामने क्या होना चाहिए, I। इस थ्योरी पे हम वर्क करेंगे। तो देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि कैसे होगा। ये आपका एक मैट्रिक्स आपको गिवन है, इसका व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम मतलब A इनवर्स, A का व्युत्क्रम A इनवर्स से डिनोट किया जाता है, इसको आपको ज्ञात करना है, ये कितना आएगा। तो देखिए सबसे पहली थ्योरी आपकी कही जाती है कि A जो मैट्रिक्स है उसको मैं I से गुणा कर दूं तो ये वैल्यू A के इक्वल ही आती है। I से गुणा कर दें अपन इस मैट्रिक्स को तो ये किसके इक्वल आती है, A के इक्वल ही आती है। और बच्चों विलोम भी सत्य होता है। मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ पूरा इसको प्रॉपर वे में, तो मैं कह सकता हूँ कि A इंटू आई इक्वल टू A तथा I इंटू A इक्वल टू भी A। ये आप निकालते हैं, इम्प्लाइज दैट आप कह सकते हैं A इक्वल टू लिखा जा सकता है I इंटू A। इम्प्लाइज दैट A की वैल्यू आपको दी गई है, पुट कर दीजिए मैट्रिक्स में 1 2 2 -1, और I मतलब समान कोटि का इकाई मैट्रिक्स, यानी दो कोटि का इकाई मैट्रिक्स जो होता है 1 0 0 1 इंटू A। इस A की वैल्यू मैं नहीं रख रहा हूँ। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब प्रारंभिक संक्रियाओं से अपन ये इसको I बना देंगे। इधर क्या बना देंगे, I। किसकी विधि, किसका प्रयोग करके, प्रारंभिक संक्रियाएं जो आपने पीछे 3 नियम पढ़े हैं उनका उपयोग करके। पंक्तियों से भी कर सकते हैं, स्तंभों से भी। ठीक है, हम इसको जब I बनाएंगे तो यहाँ लेफ्ट साइड में जब I आएगा बच्चों इसकी जगह, तो राइट साइड में आपका A मैट्रिक्स लिखा हुआ है और यहाँ कोई मैट्रिक्स B बन जाएगा। कोई मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, इसकी जगह B बन जाएगा। अब इसकी जगह जब B बन जाएगा तो आप कहेंगे I इक्वल टू BA का रूप दिखाई दे रहा है, I इक्वल टू BA। तो आपने अभी अभी इस थ्योरी पढ़ी थी कि I इक्वल टू BA हो जाएगा, तो हम कह देंगे B A का इन्वर्स है और A B का इन्वर्स है, तो A का इन्वर्स कौन हो जाएगा, B। यहाँ से हम बोलेंगे कि A इन्वर्स इक्वल टू B। तो ये जो B मैट्रिक्स यहाँ पर बनने वाला है यही A का इन्वर्स कहलाएगा। ये इसकी सही थ्योरी है। ठीक है, इम्प्लाइज दैट ऑपरेशन करने लगते हैं। अब मेरा टारगेट है लेफ्ट साइड में जो मैट्रिक्स है इसकी जगह क्या बन जाए, I, यानी कि इकाई आव्यूह बन जाए या इकाई मैट्रिक्स बन जाए। ठीक है, इकाई मैट्रिक्स का पहला अवयव 1 होता है। इसके लिए देखो बच्चों, सबसे पहले इस अवयव को 1 बनाना होता है जो कि पहले से 1 है। अगर नहीं होता तो हम भाग देके या किसी भी विधि द्वारा, तीनों जो नियम हैं उनमें से किसी एक का उपयोग करके इसको 1 बनाते। अभी पहले से ही 1 है तो इसे बनाने की जरूरत नहीं है। फिर इस 1 के नीचे हमें 0 बनाना होता है और फिर हम इसे 1 बनाते हैं, फिर ऊपर वाले को 0 बना देते हैं। उन 3 नियमों का उपयोग करके हम ऐसा कर सकते हैं। नियम बराबर दोनों तरफ सेम तरीके से लगेंगे और जैसे ये I बनेगा A के गुणा में कौन आ जाएगा, A का इन्वर्स आ जाएगा। ये थ्योरी मैंने आपको यहाँ पर बता दी। चलिए बात करते हैं कि कैसे बना सकते हैं। देखिए पहले 1 बनाना था, ये A11 को 1 बनाना था, वो पहले से बना हुआ है। अब हम 2 को 0 बनाएंगे। 2 किस में है, R2 में। इस पंक्ति को क्या बोलेंगे, R2। ये पंक्ति कौन है, R1। तो मेरा ऑपरेशन देखिएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैं R2 को चेंज करना चाहता हूँ। मुझे 0 कहाँ बनाना है, 2 को। 2 कौन सी पंक्ति में, R2 में, तो चेंज कौन सी होनी चाहिए, R2। तो मैंने R2 को ये एरो लगाया, नोटेशन देखिएगा। तो R2 में मैं क्या करूँ, R2 में मैं घटा दूँ। मैं क्या घटा दूँ, 2 से गुणा कर R1 को।
कैसे मैंने सोचा, देखो मैं 1 को 2 से गुणा करता हूँ और R2 के इस अवयव में से घटाता हूँ तो ये 0 बन जाता है। इस विधि से मैंने इस बात को, इस रूपांतरण को देखा। तो देखिए implies that ये संक्रिया जब आप लगाएंगे तो इसको अप्लाई करेंगे तो ये काम जो बोल रहा है ये हम कर देते हैं। मुझे क्या करना है, R1 को 2 से गुणा करना है और R2 में से घटाना है। R1 में कौन कौन है, 1 और 2। 1 को 2 से गुणा किया, कितना आया 2, और 2 में से तो सबसे पहले तो 1 एंड 2 R1 को लिख दिया क्योंकि चेंज R2 को करना है। 2 से गुणा 1 को किया, 2 आया, और घटा दिया इसमें से, कितना बन गया, 0 बन गया। अच्छा, इस 2 को 2 से गुणा किया, कितना हो गया, 4 हो गया, और इस -1 में से 4 को घटाया तो -5 हो गया। कैसे हुआ, देखिए ये -1 है और 2 से गुणा किया इसको, R1 के एलिमेंट को, 2 को, तो -4, -1 -4 कितना बन जाएगा, -5। सेम ऑपरेशन बच्चे राइट साइड में कर देंगे। देखो बच्चों, 2 से गुणा करेंगे R1 को और R2 में से घटा देंगे। चलिए 1 को 2 से गुणा कीजिए, 2 आया, और 0 में से घटा देंगे तो 1 0, पहली पंक्ति को तो चेंज नहीं करना है, सेकंड को करना है, तो यहाँ पर -2 आ गया। 2 से गुणा करके घटा दिया, 0 को 2 से गुणा किया, 0 ही आया, और 0 को 1 में से घटाया तो यहाँ 1 ही रह गया। ये आपका A गुणा में जो लिखा हुआ है वो लिख दिया। अब देखिए 1 आ गया, 0 आ गया, अब इस -5 को 1 बनाना है। क्यों, मुझे इसको तत्समक आव्यूह बनाना है या इकाई मैट्रिक्स बोल दूं वो बनाना है, तो यहाँ पर 1 आना चाहिए। मैं R2 में -5 से भाग दे दूं तो बताइए बच्चों, ये नहीं बन जाएगा क्या 1? बिल्कुल बन जाएगा। तो अगला ऑपरेशन अपना देखिए क्या आएगा। अगला ऑपरेशन मैं कर रहा हूं कि R2 को डिवाइड कर दूं, किससे, -5 से, तो -1/5 से R2 को गुणा कर दूं, दोनों का मतलब बातों का एक ही हुआ। चलिए कर देते हैं। इम्प्लाइज दैट, अब क्या बनेगा, ये 1 ये 2, पहली पंक्ति ऐसी की ऐसी, चेंज किसको कर रहे हो, R2 को। क्या कैसे कर रहे हो, -5 से भाग देके, तो ये तो 0 और ये 1, ये हो गया आपका LHS लेफ्ट साइड में। राइट साइड में भी सेम ऑपरेशन करेंगे। R2 कौन है, -2 और 1, किससे डिवाइड करना है, -5 से। -5 से डिवाइड करेंगे तो 1 और 0, पहली पंक्ति तो ऐसी की ऐसी, इसके अवयवों को -5 से भाग देंगे तो 2/5 और -1/5 हो जाएगा, और इनटू A। दोनों ऑपरेशन दोनों साइड लगेंगे इसी तरह से। आगे देखिएगा बच्चों, अब क्या करें, इस 2 को 0 बनाना है। इस 2 को 0 कैसे बनाया जा सकता है, R2 को 2 से गुणा कर कर R1 में से घटा दूं, यानी कि R1 को चेंज करूं। कैसे करूं, R1 में से घटाऊं, क्या घटाऊं, 2 से गुणा करके, किसको, R2। ये ऑपरेशन लगाते ये 0 बन जाएगा। जैसे ये 0 बनेगा ये I बन जाएगा, ये A, और ये मैट्रिक्स A इनवर्स कहलाएगा। ये बात हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। इम्प्लाइज दैट बच्चों, अब अपन इस ऑपरेशन को लगाते हैं। देखिए इसको 2 से गुणा करके घटाया तो ये 1 ही आ गया, और इसको 2 से गुणा करके ऊपर में घटाया तो ये 0 आ गया, ये 0 और ये 1 हो गया। राइट साइड में सेम ऑपरेशन, 2 से मल्टीप्लाई किया, ये कितना बना आपका 4/5 बन गया 2 से गुणा करते, और 1 में से घटा दिया तो 1 - 4/5 आपका यहाँ आ गया पहला एलिमेंट। यहाँ पर 0 की जगह क्या बनेगा, 2 से गुणा किया, 2 से गुणा किया तो कितना, -2/5, और घटाया तो फिर प्लस हो जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा आपका 2/5, और ये 2/5 और -1/5, और ये मैट्रिक्स इनटू A। इम्प्लाइज दैट, थोड़ा अच्छा लिखें, 1 0 0 1, ये तो आपका I है, इक्वल टू, देखिए ये 5 को LCM लोगे तो 5 - 4 कितना हो जाएगा आपका 1/5, ये अवयव हो गया 2/5, ये अवयव हो गया 2/5, और ये -1/5, और इनटू में A। अब आप खुद ही कहिए, ये I है, ये A इनवर्स है, ये A है, क्योंकि A इनवर्स जब A से मल्टीप्लाई होगा तभी वो I दे सकता है। तो यहाँ से आप बात कर सकते हैं, यहाँ से आप सीधे कह सकते हैं, इम्प्लाइज करती है ये बात कि A का जो इनवर्स है वो A के गुणा में जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है वही होगा, यानी कि 1/5 2/5 2/5 -1/5, ये आपका आंसर हो जाता है बच्चों। तो आप प्रारंभिक रूपांतरण को समझ गए होंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इसमें प्रारंभिक संक्रियाएं लगाएंगे और ए मैट्रिक्स का ए इनवर्स निकालेंगे। तो देखिए बच्चों, जो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है ये 3/3 का मैट्रिक्स आपको गिवन है। इस मैट्रिक्स का हम ए इनवर्स निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, वही जो पीछे पड़ी है उसी थ्योरी पे वर्क करते हैं। हम ए मैट्रिक्स पहले लेफ्ट साइड में लिख देंगे, 0 1 2, आपका 1 2 3 एंड 3 1 1। आपने ए मैट्रिक्स लिख दिया, इक्वल टू आप क्या लिख देंगे, आई समान कोटि का 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और इनटू में आपका ए मैट्रिक्स आ जाएगा। तो देखिए हम सबसे पहले देखते हैं कि जो पहला एलिमेंट है ये वाला आपका 0 वाला, ये यहाँ पर 1 होना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पर क्या बनाना है, इकाई मैट्रिक्स बनाना है। और इकाई मैट्रिक्स का A11 वाला एलिमेंट होता है वो 1 होता है। तो इसको हम 1 बनाएंगे। आपके पास जितनी 3 संक्रियाएं पीछे आपने सीखी हैं उन्हीं प्रारंभिक संक्रियाओं में से किसी एक का उपयोग करके आप ये कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इस एलिमेंट को 0 बनाएंगे और इसके 1 के नीचे दोनों एलिमेंट को 0 बना देंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले ऊपर 1, फिर 0 और फिर 0, इस पर आपको वर्क करना है। तो देखिए 1 कैसे बन सकता है, अगर मैं इन दोनों पंक्तियों को इंटरचेंज कर दूं, R1 की जगह R2 और R2 की जगह R1, तो 1 ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा, तो अपना कॉर्नर में 1 आ जाएगा। तो आप ऑपरेशन लगाएंगे, क्या ऑपरेशन लगाएंगे, R1 इंटरचेंज बाई R2 इम्प्लाइज दैट बच्चों, ये ऑपरेशन जब लगाते हैं तो 1 2 3 ऊपर चला जाएगा एंड 0 1 2 नीचे आ जाएगा R1 और ये 3 1 1 एज इट इज़ रहेगा। राइट साइड में भी सेम ऑपरेशन लगाएंगे आप बच्चों। तो यहाँ पर देखिएगा ये R2 आपकी ऊपर जाएगी तो 0 1 0 एंड R1 नीचे आएगी तो 1 0 0 एंड 0 0 1 इंटू ए आपका हो जाना है। अब आगे बात करते हैं। अब क्या करें, ये 0 ऑलरेडी है, ये 3 को आपको 0 बनाना है। 3 को 0 बनाना है तो 1 को, ऊपर से 1 आपको दिखाई दे रहा है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूं और R3 के इस एलिमेंट में से घटा दूं तो क्या ये 0 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो आपका ऑपरेशन आप R3 कौन सी रो में है, ये 3 जिसको 0 बनाना है R3 में, तो R3 को चेंज करेंगे। एरो ये बताता है कि R3 चेंज होगी। कैसे होगी, R3 में से घटाना होगा 3 से मल्टीप्लाई करके किसको, R1 को। ये ऑपरेशन आपके सामने आया। तो इस ऑपरेशन को आप लगाएंगे तो देखिएगा क्या होगा, फर्स्ट रो 1 2 3 अपनी सेम रहेगी, 0 1 2 भी वही रहेगी। ये घटाएंगे, 3 से गुणा करके इसमें घटाओगे आपका 0 हो जाएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 1 में से घटाया तो कितना बन गया, -5 बन गया। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 9 आया और 1 में से घटाया तो कितना बन गया, -8 बन गया। सेम काम राइट साइड में अपन करने वाले हैं। अपन R3 को चेंज करने वाले हैं तो R1 R2 को लिख देता हूँ 0 1 0 1 0 0 एंड इसको चेंज करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 से 3 को मल्टीप्लाई करोगे 0 ही रहेगा। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 हो जाएगा और 0 में से घटाएंगे यहाँ -3 आ जाएगा। 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 रहेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम एलिमेंट रहेगा और इनटू में ए आपका आ जाता है। बच्चों यहाँ पर देखिएगा, ये दोनों 0 होने के बाद मुझे इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाने के साथ अगर बन सके तो ऊपर वाला ये 2 भी 0 बन सकता है। इन दोनों को एक साथ, दोनों संक्रियाएं एक साथ लगा के भी हम 0 बना सकते हैं। हम R3 को भी चेंज कर देंगे, हम R1 को भी चेंज कर देंगे, हेल्प ले लेंगे R2 की। देखिए 1 अगर 2 से मल्टीप्लाई होके ऊपर R1 में से घटे तो इसको 0 बना देगा, और अगर 1 5 से मल्टीप्लाई होके R3 में जुड़े तो इस -5 को 0 बना देगा। तो दोनों ऑपरेशन देखिए, R1 को चेंज किया, R1 को चेंज कैसे करें, मुझे इस एलिमेंट को 0 बनाना है तो मैं कैसे ऑपरेशन करूंगा, मैं R1 में से घटा दूंगा 2 गुणा R2, ये बन गया 0। 2 से गुणा करेंगे 1 को और घटा देंगे। दूसरा ऑपरेशन, मैं R3 को भी चेंज करना चाहता हूँ, 5 को 0 बना -5 को 0 बनाना चाहता हूँ। कौन सी पंक्ति में, R3 में, तो चेंज होगी R3। R3 के साथ क्या बिहेवियर करूँ, R2 को 5 से गुणा कर जोड़ दूँ तो +5 R2। ये दो ऑपरेशन एक साथ लगाए तो जा सकते हैं बच्चों, लेकिन इसको बड़े ही ध्यान से लगाना चाहिए। जैसे आपने R1 को चेंज कर दिया, यहाँ पर एरो लगा दिया, मतलब R1 चेंज हो गई। इस R1 का उपयोग आपको अगले ऑपरेशन में नहीं करना है। देखिए क्या R3 को मैंने चेंज किया तो कहीं R1 की हेल्प ली,
बच्चे कहेंगे नहीं, तो ये दो ऑपरेशन एक साथ लगाए जा सकते हैं। लेकिन आप R1 को चेंज कर देते हैं और फिर किसी दूसरी पंक्ति को चेंज कर रहे हैं और उसमें R1 की हेल्प ले ले रहे हैं, तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये या तो आप अलग इन दो ऑपरेशनों को दो भागों में लगाएं, और अगर एक साथ लगाते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिसको चेंज कर दिया है उसका उपयोग करके किसी अन्य को चेंज नहीं किया जाए। चलिए आगे चलते हैं। इम्प्लाइज दैट स्टूडेंट्स, ये ऑपरेशन लगाते हैं। ऑपरेशन लगाएंगे तो R1 चेंज हुई, 2 से मल्टीप्लाई होके 1 पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये 0 हो गया, 2 दूनी 4 और घटाओगे 3 में से -1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा आप R3 को चेंज करेंगे तो 0 1 2 R2 को चेंज नहीं किया है, सेम एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब देखिए 0 से 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा गुणा करोगे तो, और 1 को गुणा करोगे किससे, 5 से, और जोड़ोगे तो ये 0 हो जाएगा। 2 को 5 से गुणा करोगे 10 हो जाएगा, और -8 में जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा बच्चों का, 2 हो जाएगा। इस तरह से ये एलिमेंट आ जाएंगे। राइट साइड में सेम ऑपरेशन लगाने वाले हैं। किससे गुणा किया, -2 से गुणा करके जोड़ दो या 2 से गुणा करके घटा दो, एक ही बात होती है, कहने का फ़र्क है। आपने 2 से गुणा किया 0 को, 0 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। -3 को 2 से गुणा किया, और सॉरी आप R2 से चेंज करने वाले हैं। तो देखिए आपने यहाँ पर सबसे पहले ऊपर वाले एलिमेंट की बात करते हैं। आपने 2 से गुणा किया R2 के 1 को 2 से गुणा किया तो ये 2 हो गया, और 0 में से घटाया तो -2 यहाँ पर आ जाएगा आपका। उसके बाद देखिए आपने 2 से गुणा किया 0 को, और इस तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर 0 को 2 से गुणा किया, यहाँ पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और दूसरा 1 0 0 R2 को आपने चेंज नहीं किए, ऐसे कैसे लिख दिए। बात आई R3 की, आपको दूसरी पंक्ति को गुणा करना है किससे, 5 से, और जोड़ देना है। आपने 5 से गुणा किया 1 को, और यहाँ जोड़ा तो कितना हो गया, 5 हो गया। और 0 को 5 से गुणा किया, -3 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इस 0 को 5 से गुणा किया, इस 1 पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये आपका आ जाता है बच्चों। अब आगे देखिएगा, मैं 2 से भाग दे दूं इसको, और 2 से भाग दे के इन दोनों ऑपरेशंस को कर दूंगा, तो मैं R3 में चेंज करना चाहता हूं क्या, 2 का भाग लगाकर R3 में, तो यहाँ 1 आ जाएगा। ये 1 हो गया, 0 0 0, और 1 होते ही आपको दिख रहा है आपका इकाई मैट्रिक्स बनता जा रहा है ये। चलिए इस ऑपरेशन को लागू करते हैं। कितना हो जाएगा, 1 0 -1 0 1 2 0 0, और ये 1 हो जाएगा। आपने R3 में पूरी में 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, RHS में भी कीजिएगा, -2 1 0 1 0 0, आपने इसको डिवाइड किया तो 5/2 बन गया आपका, -3/2 यहाँ पर बन गया आपका, और 1/2 बच्चों का यहाँ पर बन गया, और इनटू में क्या आ गया, A। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इम्प्लाइज दैट, अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पर देखिएगा अब आपको क्या करना है, इस 2 को 0 बनाना है और -1 को 0 बनाना है। -1 R3 से दोनों काम हो जाएंगे, दोनों ऑपरेशन एक साथ लगा देंगे। कैसे, देखिए R1 में अगर मैं R3 को ऐड कर दूं, R1 में प्लस कर दूं R3 को, यानी कि 1 से गुणा कर जोड़ दूं। किसी पंक्ति में दूसरी पंक्ति को जोड़ने का अर्थ क्या हुआ, दूसरी पंक्ति को 1 से गुणा कर जोड़ दिया। तो R3 को 1 से गुणा कर जोड़ दिया, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरा, मैं R2 को भी चेंज करना चाहता हूँ R3 के सहयोग से। R3 को मैं 2 से गुणा करूँगा और R2 में से घटा दूंगा, क्या, 2 × R3, ऐसा मैं करूँगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लास्ट ऑपरेशन लगा रहे हैं, देखिएगा R1 को चेंज किया जा रहा है, कैसे, R3 को जोड़कर। तो देखिए 1 में 0 जोड़ा 1, 0 में 0 जोड़ा 0, -1 में 1 जोड़ा, कितना आ गया, 0। फिर आप R2 को भी चेंज कर दे रहे, इसको किससे गुणा कर 2 से गुणा करके घटा दे रहे हैं। 0 को 2 से गुणा किया, इस 0 को 2 से गुणा किया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो 0 और 1 तो अपनी जगह ऐसे कैसे रहेंगे। इसको 1 को 2 से गुणा करके घटाओगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, और नीचे में 0 0 1, देखिए आपका इकाई मैट्रिक्स लेफ्ट साइड में बन गया है। तो राइट साइड में A के गुणा में A इनवर्स बन जाएगा। देखिए कैसे, यही सेम ऑपरेशन यहाँ करते हैं। R1 को चेंज कर रहे हैं, कैसे, R1 + R3, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये -2, ये 5/2 जुड़ के कितना हो जाएगा, 1/2। 1 और -3/2 जुड़ेंगे तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। 0 में 1/2 जुड़ेगा तो यहाँ 1/2 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 R2 में करेंगे तो 5/2, 2 से गुणा किया 5 आया,
और 5 को अगर आपने इसमें से घटाया एक में से तो -4 आपका यहाँ आ जाता है। ठीक है, फिर 2 से गुणा किया इसको तो -3 आया और घटाया तो +3 हो जाता है। यहाँ पर देखिए 2 से गुणा किया आपका 1/2 को तो 1 आएगा और इसको घटाओगे तो यहाँ -1 आ जाता है। ये 5/2, ये 3/2 और ये 1/2 और इनटू में क्या है a। तो यहाँ से आपने देखा I = क्या आया, A इनवर्स इंटू A। तो आपका A इनवर्स क्या हो गया, इसलिए इम्प्लाइज दैट A इनवर्स = आपका मैट्रिक्स निकल कर आता है क्या, जो A के मल्टीप्लाई में है 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 और ये 1/2। इस तरह से आपका ये आंसर आ जाता है बच्चों। आपने A के प्रतिलोम को फाइंड आउट कर लिया। आगे क्वेश्चन देखते हैं अगला। देखिए उदाहरण नंबर 25, यदि P बराबर ये है तो P इनवर्स ज्ञात कीजिए यदि इसका अस्तित्व है, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, P इनवर्स ज्ञात करते हैं, वही थ्योरी आपकी। इस बार P ले लेते हैं तो आपका P मैट्रिक्स क्या हो गया, 10 -2 -5 1 और सामने आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 इंटू A की जगह कौन है, अब P है। तो यहाँ पर P इनवर्स आपका बन जाएगा प्रारंभिक संक्रियाओं के उपयोग से। मैं पंक्तियों की लगा रहा हूँ, आप स्तंभों की भी लगा सकते हैं, मर्जी है, आप कैसे भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, 1 चाहिए 10 की जगह। अब 10 की जगह 1 चाहिए तो 10 से भाग दे दूं तो 1 बन जाएगा। तो सबसे पहले मैं कर दूं कि R1 को चेंज कीजिए 10 से भाग करके। ठीक है, इम्प्लाइज दैट बच्चों, ऊपर देखिएगा क्या आएगा, 10 का भाग देते हो आप तो कितना हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा आपका -1/5, क्योंकि -2 में 10 का भाग दोगे तो 2 से 10 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, -5 अपनी जगह रहेगा, ये 1 रहेगा और सामने देखिए 10 का भाग दिया तो यहाँ 1/10 और यहाँ 0 और 0 1 इंटू P हो जाएगा। मुझे यहाँ क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, तो 1 के नीचे 0 आना चाहिए। 0 किस में आना चाहिए, R2 में आना चाहिए। R2 को चेंज किया, किस तरह से किया, R2 में जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, R1 को किससे गुणा करके, 5 से गुणा करके जोड़ दिया। जैसे ही मैं 1 को 5 से गुणा करके इस -5 में जोड़ूंगा, ये अवयव 0 हो जाएगा। तो इस तरह से जब आप करेंगे बच्चों तो यहाँ देखेंगे कितना आएगा, देखिएगा 1 -1/5 और यहाँ पर आपने 5 से गुणा किया और इसको जोड़ा तो ये 0 हो गया। अच्छा, इसको 5 से गुणा किया, 5 से गुणा किया तो यहाँ -1 आएगा और जोड़ा तो कितना हो जाएगा बच्चों का, 0 ही हो जाएगा। और यहाँ पर राइट साइड में देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1/10 है आपके पास उपलब्ध और ये 0 है पहली पंक्ति में और दूसरी में क्या बनेगा, आपने किससे गुणा करना है, R1 को 5 से, तो 5 से गुणा करोगे ये 1/2 और जोड़ोगे तो यहाँ 1/2 बच्चों का आ जाएगा। और यहाँ 0 को गुणा करके जोड़ोगे तो 1 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनटू में क्या रहेगा, P रहेगा। अब क्या करें, देखिए यहाँ पर -1/5 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है। अगर किसी पंक्ति या स्तंभ के सारे अवयव एक साथ शून्य हो जाएं तो P इनवर्स या उस मैट्रिक्स के प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं होगा। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि R2 के सभी अवयव एक साथ 0 हो जाते हैं, अतः P इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। ये आपका स्टेटमेंट है। कभी भी आप प्रारंभिक संक्रियाएं लगा रहे हैं और संक्रियाएं लगाते वक्त किसी स्तंभ के या पंक्ति की सभी अवयव एक साथ शून्य हो जाए तो उसमें इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ये स्टेटमेंट आप दे देंगे बच्चों। तो देखा बच्चों, प्रारंभिक संक्रियाओं का उपयोग करते हुए किसी वर्ग मैट्रिक्स का आपने इनवर्स निकालना आज यहाँ पर सीखा। आज के लिए इतना ही। आगे जो अपन नया भाग बनाएंगे उसमें प्रश्नमाला 3.4 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे बच्चों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।